नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस एमसीक्यू के बारे में, जो आपके एग्जाम प्रयोगशाला सहायक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। सिर्फ यही एग्जाम नहीं दोस्तों, हर किसी एग्जाम जिस पर जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन के अंदर दोस्तों हम एनसीईआरटी आधारित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो हर किसी एग्जाम के लिए एक बेस बुक मानी जाती है और उनसे क्वेश्चंस की जो संभावनाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। जिस वजह से दोस्तों हम जनरल साइंस एमसीक्यू के सेशन में एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और इस सीरीज का ये पहला पार्ट है दोस्तों, तो आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करना है जो लोग प्रयोगशाला सहायक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या उन लोगों के साथ जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जनरल साइंस का जो पोर्शन है उनके एग्जाम का एक पार्ट है। तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको जनरल साइंस एमसीक्यू जो सीरीज है इसका सेकंड पार्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दोस्तों, आज का जो सेशन है दोस्तों, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जो स्टेटमेंट पर आधारित है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। और जो पहला टाइप का है यानी कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आयोग बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। उनको इस सेशन में रखने के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं जिनके आयोग भी बहुत ज्यादा पूछता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो भी हमने इस सीरीज में आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज में आज के सेशन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और जो आज के हम एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं वो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी हम सॉल्व करेंगे, जिसके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हम आज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बन सकते थे वो हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद दोस्तों हम उस क्वेश्चन का डीप डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के बारे में आप ज्यादा जाने, आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, तो आप उत्तर पाठशाला के जो पेड कोर्सेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन पेड कोर्सेज की जो फीस है दोस्तों वो 800 पर मंथ है, यानी कि मंथली फीस बेस्ड कोर्स है। लेकिन अभी स्पेशल ऑफर में जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो 800 ना होकर 600 पर मंथ वो फीस रखी गई है दोस्तों। और आपकी इस ऑनलाइन पेड कोर्स में 26 क्लासेस पर मंथ होंगी। और दोस्तों इसमें आपको डेली एमसीक्यू देखने के लिए भी मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस क्लास को अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7900304188, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। आप उस लिंक के जरिए भी इन क्लासेस को अवेल करा सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए दोस्तों 800 फीस नहीं है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 600 फीस है दोस्तों। तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर अवेल कराइए अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट की ज्यादा क्लियरिटी चाहिए और आप बहुत ज्यादा सिंसियर है अपने एग्जाम को लेके, अपने एम को लेके। तो आप लोग इन क्लासेज को जल्दी से जल्दी अवेल करा लीजिए दोस्तों। आपको इन क्लासेज का 100% आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हालांकि आपने अभी तक कर लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया है वो एक बार शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात कि इस सेशन का जो भी स्कोर रहेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे अपने स्कोर को, एक कॉम्पिटेटिवनेस रहेगा। और अगले सेशन में जब आप लोग आएंगे तो आप लोग चाहेंगे कि हमने जो भी स्कोर पिछले सेशन में किया था उससे ज्यादा हम स्कोर करें, तो एक कॉम्पिटेटिवनेस आपके अंदर रहेगा और अपना जो स्व मूल्यांकन है वो आप लोग भी कर पाएंगे। दोस्तों आज का सेशन जो एमसीक्यू सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफी कम होती है। दूसरा स्टेटमेंट, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। और ए ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास, पहला स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। सी जो ऑप्शन है उसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं। और डी ऑप्शन जो है आपके पास उसका कहने का मतलब है कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो आप लोग जल्दी से ए बी सी डी में से अपना ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। और कमेंट के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप लोग इस
क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों ने आई होप ABCD में से अपना आंसर है चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अगर इसके हम सही आंसर की ओर बढ़े तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है उनका विसरण संभव होता है। उन्होंने भी पहला स्टेटमेंट सेलेक्ट किया था, यानी कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफी कम होती है, सेलेक्ट किया था। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता सबसे अधिक होती है, ना कि सबसे कम। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, बर्फ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। दूसरा स्टेटमेंट, बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। तीसरा स्टेटमेंट, बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ABCD में से आप लोगों को अपना ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। तो आप लोगों के पास आपके ऑप्शन है ABCD, आप लोगों को अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का चल रहा है ABCD, आप लोगों के पास ऑप्शन है। तो आप लोग ABCD में से जो भी आपको सही लगता है वो आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो कमेंट कर दिया होगा। तो इसका अगर हम सही आंसर की ओर बढ़े तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो स्टेटमेंट 2 है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका जो तापमान रहता है वो एक समान रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले वाले स्टेटमेंट की ये गलत क्यों है, तो जो बर्फ का गलनांक है वो 373 केल्विन ना होके दोस्तों 273 केल्विन होता है। जो 373 केल्विन होता है दोस्तों वो बर्फ का क्वथनांक होता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बर्फ का वो 373 केल्विन होता है, लेकिन गलनांक बर्फ का 273 केल्विन ही होता है। अगर बात करें तीसरे स्टेटमेंट की कि बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है दोस्तों क्योंकि उल्टा स्टेटमेंट दिया गया है। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जल के कणों की जो ऊर्जा होती है वो बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, यानी कि जो बर्फ के कणों की ऊर्जा होती है समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से कम होती है। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें अधिक दी गया है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। फॉरेनहाइट, केल्विन, पास्कल, सेल्सियस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आयोग ज्यादातर पूछता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है तापमान कैसा है मात्रक बताने के। जल्दी से आप लोग इस सरल से क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ABCD आप लोगों के पास ऑप्शन है फॉरेनहाइट, केल्विन, पास्कल और सेल्सियस। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से उनका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जो भी लोग नए जुड़े हैं वो लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, यानी कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तापमान के मात्रक हैं, लेकिन एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। और जो पास्कल है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वो एसआई मात्रक है किसका, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है। और तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। और फारेनहाइट और सेल्सियस तापमान के मात्रक है, ना कि एसआई मात्रक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तापमान का एसआई मात्रक है, एकदम करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी इसका आंसर दिया था बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। ए ऑप्शन वाष्पीकरण, बी विसरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है ABCD। आप लोग अपना आंसर चूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ए, बी, सी या डी। आपका क्या ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर हम बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। यानी कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है वो एकदम करेक्ट है। यानी कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और इस प्रकार की जो डेफिनेशन है, अभी जो वन दरोगा का एग्जाम हुआ था उस पर बहुत ज्यादा डेफिनेशन पूछी गई थी, जो हमारे रूल्स हैं वो सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो इन पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो वन दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उस पर भी जनरल साइंस अच्छी खासी पूछी गई थी। तो इसीलिए जो ये रूल्स हैं और जो ये डेफिनेशन है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पर हम भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं अपनी इस पूरी सीरीज के अंदर। तो जो 4 है इसका जो
ऑप्शन नंबर सी है इसका एकदम करेक्ट है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, ए बी सी या डी। आपको अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, ए बी सी या डी। 4 ऑप्शन है शुष्क बर्फ के, किसको कहा जाता है, ए बी सी या डी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर इसके सही आंसर की ओर हम बढ़े तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर दाब पर क्या होता है दोस्तों, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में क्रमशः प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। और दूसरा स्टेटमेंट, सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। अब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग इन 4 ऑप्शन को में से एक ऑप्शन चूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इनमें से क्या सही है। इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था के जो संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको ए बी सी डी में से अपना स्टेटमेंट चूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों ए बी सी या डी 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर हम इसके सही आंसर की ओर बढ़े तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यानी कि दोस्तों जो फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब है इसमें प्लाज्मा होता है, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसके कारण ही होती है। यानी कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का दूर दूर तक उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो एकदम गलत है। ये सेशन जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े तेज मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि आपको जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में भी आपके पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा। इसीलिए जो स्पीड सेशन की रखी गई है वो थोड़ी सी तेज रखी गई है दोस्तों, ताकि आप लोग वो थोड़ा सा प्रेशर आप लोग फील कर पाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह एक सतही परिघटना है। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति निर्भर करती है। और तीसरा स्टेटमेंट, इसके ठंडक उत्पन्न होती है, इससे जो क्या है ठंडक उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा सही है, आपके पास ऑप्शन है ए बी सी या डी। आपको अपने ऑप्शन चुनने हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सही है, कौन गलत है। अगर इसके सही आंसर की ओर हम बढ़े तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। पहला स्टेटमेंट जो वाष्पीकरण से रिलेटेड है कि सतही पर घटना है, सतही पर घटना है एक वाष्पीकरण। और दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जो वाष्पीकरण की दर है वो तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर ही निर्भर करती है दोस्तों, एकदम करेक्ट। और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, इससे ठंडक उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली जब भी वाष्पीकरण होगा इससे ठंडक उत्पन्न होगी। इसका जो एग्जाम्पल है आप लोग अपने आप में देख सकते हैं कि जब भी आप लोगों को पसीना होता है और जब वो वेपोरेट होता है तो आपके शरीर में एक हल्की सी ठंडक आपको देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सही हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा इसी ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, टिंचर आयोडीन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। दूसरा स्टेटमेंट, वातयुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। वातयुक्त पेय यानी कि जो सोडा है और कोक है, इस प्रकार के जितने भी पेय होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। यानी कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट, ना कि पहला ना कि दूसरा, दोनों गलत। तो ये आपके पास ऑप्शन है ए बी सी या डी। आप लोगों को अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों, ए बी सी या डी। सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या पहला और दूसरा दोनों नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है ए बी सी और डी। आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ए बी सी या डी में से कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑप्शन
आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम इसके सही ऑप्शन की ओर जाएं तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों। यानी कि इस क्वेश्चन में भी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि टिंचर आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, एकदम बिल्कुल सही बात है दोस्तों। टिंचर आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। इसका यूज जो है दोस्तों एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है दोस्तों, जो टिंचर आयोडीन होता है। और वातयुक्त पेय यानी कि कोक है, सोडा है, जल है, इन सभी में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कोलाइडल विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विलयन समांगी होता है। दूसरा स्टेटमेंट, कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, यह विलयन टेंडल प्रभाव को दर्शाता है। और चौथा स्टेटमेंट, दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आप लोगों को अपना ऑप्शन चूज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन गलत है, कौन सही है। आप लोगों के स्टेटमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पहला, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। तो आप लोगों को ए, बी, सी, डी में से आपको जो सही लग रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। दोस्तों हमारे स्टेटमेंट हैं 2, 3 और 4 वो सही है, लेकिन पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि यह विलयन समांगी होता है। तो कोलाइडल विलयन जो है समांगी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो जो कोलाइडल विलयन होता है वो देखने में तो समांगी लगता है, लेकिन असलियत में वो समांगी ना होके विस्मांगी एक विलयन होता है। तो कोलाइडल विलयन एक समांगी मिश्रण नहीं होता है, जिस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों सही ऑप्शन है, इसलिए केवल 2, 3 और 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी, 9वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। तो जिनने भी बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे के धूल और कार्बन कण द्वारा फैला दी जाती है, जिससे कण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन टिंडल प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विकिरण, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी या डी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोगों का इसका आंसर 2 सेकंड में लगने चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखने में, ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी, डी में से अपना ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर बढ़े तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, क्योंकि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कण द्वारा फैला दिए जाते हैं, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। इसे ही तो हम टिंडल प्रभाव कहते हैं ना, तो यही टिंडल प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 10वें क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का उदाहरण है? पहला, वाहनों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, शेविंग क्रीम। तीसरा, पनीर। या चौथा, बादल। अब नीचे पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, केवल चौथा, या 1, 2, 3, 4 सभी इसके उदाहरण है। आप लोगों को बताना है। चार उदाहरण आपको दिए गए हैं कि वाहनों से निकलने वाला धुआं कोलाइड का उदाहरण है, शेविंग क्रीम कोलाइड्स का उदाहरण है, पनीर कोलाइड का उदाहरण है, या बादल जो है वो कोलाइड का उदाहरण है। उसके नीचे पे 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। जल्दी से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपना ऑप्शन जो भी है, ए, बी, सी और डी। हम बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। यानी कि जो चारों जो उदाहरण दिए गए थे ये चारों के चार जो है कोलाइड के उदाहरण है। यानी कि वाहन से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर, बादल, ये चारों जो है कोलाइड्स के क्या है दोस्तों उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी या घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना। 3 स्टेटमेंट है और नीचे लिखा गया है कि उपर्युक्त प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया अपकेंद्रण विधि के माध्यम से संपन्न होती है।
आपके पास ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें से ए ऑप्शन कह रहा है कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट अपकेंद्रण के माध्यम से संपन्न होगा, बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा अपकेंद्रण के माध्यम से संपन्न होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ जो तीसरा स्टेटमेंट है वो अपकेंद्रण के माध्यम से संपन्न होगा, और जो चौथा जो ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी कि जो तीनों जो स्टेटमेंट है ये तीनों के तीनों में अपकेंद्रण की विधि का यूज होगा। तो आप लोगों को बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। ए बी सी और डी में से आप लोगों को अपना आंसर बताना है दोस्तों। कि जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, डेयरी, घर में क्रीम से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़े को सुखाना, इन तीनों में से अपकेंद्रण विधि के माध्यम से कौन सा काम संपन्न होगा। तो आप लोगों को बताना है। अगर इस क्वेश्चन की सही आंसर की ओर हम बढ़े तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों है, तीनों में हमारी जो प्रक्रिया होगी वो अपकेंद्रण विधि ही होगी। यानी कि दोस्तों तीनों में हम लोगों को अपकेंद्रण विधि का यूज करना होगा। और इसमें से जो आप सबसे ज्यादा रिलेट एग्जांपल आप कर पाएंगे वो आप घर में क्रीम से मक्खन निकालने का जो एग्जांपल है वो आप लोग घर में रिलेट कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, वस्तुओं को तेजी से घुमाया जाता है जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो घर में क्रीम से मक्खन निकालते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मथनी को बहुत तेज तेज घुमाते हैं, तो वही क्या है, अपकेंद्रण है। और कपड़े धोने की मशीन में भीगे कपड़ों को सुखाना, जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, ये सभी किसके उदाहरण हैं दोस्तों, ये सभी में अपकेंद्रण विधि को ही यूज किया जाता है। तो ए जो हमारा ऑप्शन है डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। क्रोमेटोग्राफी आई होप आप लोग जानते होंगे। पहला स्टेटमेंट है डाई में से रंगों को पृथक करना, दूसरा स्टेटमेंट है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है दोस्तों रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना, और चौथा स्टेटमेंट है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना। ए बी सी डी चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो अपना आंसर आप लोग चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ए बी सी और डी कौन सा इसमें से क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4, इनमें से कौन क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। ए बी सी डी में से अपना ऑप्शन चूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों अपना आंसर। इस और एक बार जब वीडियो एंड हो जाएगा तो एक बार अपने दोस्तों के साथ फिर से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और अपना जो आप लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस सेशन से रिलेटेड वो भी आप लोग हमें जरूर बताइएगा। हम बढ़ रहे हैं इसके आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा जो 3 स्टेटमेंट है फर्स्ट के वो एकदम करेक्ट है। यानी कि डाई में से रंगों को पृथक करना भी क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करना भी क्रोमेटोग्राफी है, और तीसरा जो ऑप्शन है रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, ये भी क्या है, क्रोमेटोग्राफी है। जो चौथा स्टेटमेंट है ये क्रोमेटोग्राफी से संबंधित नहीं है। अब जो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी जो विधि है इसको नहीं अपनाते हैं। हमेशा धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए हम जिस विधि को अपनाते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों पृथक्करण की विधि कहा जाता है, जिसके मदद से हम धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन से क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग हैं, यानी कि किस प्रक्रिया में क्रिस्टलीकरण का यूज होता है। पहला, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना, दूसरा नमक से कपूर को पृथक करना, तीसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करना, चौथा वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपने चुनना है, ए बी सी और डी, यानी कि पहला और दूसरा सही है तो ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कीजिए, पहला और तीसरा सही है तो ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कीजिए, पहला, तीसरा, चौथा 3 स्टेटमेंट सही है तो सी सेलेक्ट कीजिए, और 2, 3, 4 ये 3 स्टेटमेंट सही है तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपने सिलेक्ट करना है। तो आप लोग ए बी सी डी में से अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ए बी सी और डी क्रिस्टलीकरण का यूज किसमें होगा। ए बी सी और डी आप लोगों को अपना स्टेटमेंट चूज करना है दोस्तों। ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है,
आई होप आप लोगों ने अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। अगर हम इसके सही आंसर की ओर बढ़ें तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। यानी कि समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करना और अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक करने में क्रिस्टलीकरण का यूज होता है, और नमक से कपूर को पृथक करना जो है दोस्तों ऊर्ध्वपातन में आता है, और वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना जो है वो दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो नमक से कपूर को पृथक करना ऊर्ध्वपातन, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, उसके लिए हम प्रभाजी आसवन की विधि का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है या होते हैं? पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन, या इनमें से कोई परिवर्तन नहीं। तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? ए, बी, सी और डी में से अपना आंसर आपको चूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। ए, बी, सी और डी क्या होता है जब मोमबत्ती जलती है? उसके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। कौन से परिवर्तन होते हैं? ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। यानी कि जब भी मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया होती है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों देखने को मिलते हैं। क्यों, कैसे देखने को मिलते हैं दोस्तों दोनों? यानी कि जब भी हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब भी मोमबत्ती जलेगी तो एक वो रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन जब मोमबत्ती पिघलेगी तो वो क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा। इसीलिए जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों टाइप के परिवर्तन हमको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि एंटोनियो एल लेविजियर तथा जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के इन नियमों से है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। और तीसरा स्टेटमेंट है स्थिर अनुपात के नियम अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा दोनों, या दूसरा और तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ये आप लोगों के पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो एंटोनियो एल लेविजर है तथा जोसेफ एल प्राउस्ट है, उनका जो संबंध है, जो नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनसे रिलेटेड है ये दोनों वैज्ञानिक, और नीचे वो दो जो रासायनिक संयोजन के नियम है वो दिए गए हैं। तो आप लोगों को अपना आंसर ए, बी, सी, डी में से चूज करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्या लगता है आपको, ए, बी, सी और डी? द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि ये दिए किसने थे तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। हम बढ़ रहे हैं इसके आंसर की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और नहीं विनाश, और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। और इन दोनों नियमों को दिया था दोस्तों एंटोनियो एल लेविजर तथा जोसेफ एल प्राउस्ट। इन दोनों ने इन नियमों को दिया था। यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 जो कह रहा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में कौन जाना जाता है? महर्षि कणाद, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस या लिथुसिपस? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चार ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपको टाइम ही नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। ए, बी, सी और डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन की अगर आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन, जिन्हें हम परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम की स्वीकृति प्रदान करता है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट, कार्बन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप C12 को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि आवोगाद्रो स्थिरांक या
अवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है वो 6.022 गुणा 10 की घात 33 होता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आप लोगों को अपना स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड इन ऑप्शन को चूज करना है दोस्तों। तो जल्दी से अपना जो आपका ऑप्शन है जो आपने चूज किया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ए, बी, सी और डी क्या लगता है? ए, बी, सी और डी। अगर इसके हम आंसर्स की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम की स्वीकृति प्रदान करता है, एकदम सही बात है। दूसरा ऑप्शन कार्बन के समस्थानिक C12 को परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है, ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है अवोगाद्रो स्थिरांक का जो मान है वो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 33 ना होके 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है, 10 टू दी पावर 23 होता है। तो इस कारण से यहाँ पे 10 टू दी पावर 33 दिया गया था, जिस वजह से ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे टॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरा स्टेटमेंट, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, आपको स्टेटमेंट चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करना है। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? परमाणु संरचना के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट या दूसरा या दोनों? अगर हम इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि दोस्तों परमाणु की संरचना से संबंधित जो पहला मॉडल दिया था वो जे टॉमसन ने प्रस्तुत किया था, एकदम करेक्ट। और दूसरा जो ऑप्शन है नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया, ये भी एकदम सही बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी बेरिलियम। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, आपको बताना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर्स में पूछा जा चुका है। पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम? ए, बी, सी और डी। आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि जो संयोजकता है वो संयोजन शक्ति को ही संयोजकता कहा जाता है। परमाणु क्रमांक जो दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग जो होता है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। तीसरा स्टेटमेंट है परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान। ये 3 युग्म थे, इनसे रिलेटेड आपको ऑप्शन अपने चुनने हैं। ए यानी कि पहला ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। बी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। सी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और डी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये युग्म से रिलेटेड है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संयोजकता क्या होती है? संयोजन शक्ति ही होती है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग होता है और परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या होती है। आप लोग अपना ऑप्शन जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है एकदम सोच समझ के युग्मों की पहचान करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, बाकी के 2 स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जो संयोजन शक्ति होती है
उसे ही परमाणु की संयोजकता कहा जाता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है, एकदम गलत बात है दोस्तों, क्योंकि नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक। यानी कि नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तीसरे की अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो ही परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो भी परमाणु द्रव्यमान होता है और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो जो नाभिक है परमाणु का, उस पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा उसके योग से ही क्या निकलेगा, परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है जो कहता है कि परमाणु की संयोजन शक्ति ही संयोजकता कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था आप लोग सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कहा जाएगा, कब कहा जाएगा। आपके पास ए ऑप्शन है उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। बी ऑप्शन है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगी। सी ऑप्शन है उनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होगी। और डी ऑप्शन है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होगी। ये चार ऑप्शन है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा कब। ए बी सी और डी में से अपना आंसर आप लोगों को चूज करके हमें बताना है। ए बी सी और डी, दो परमाणुओं को कब समस्थानिक कहा जाएगा, ए बी सी और डी। आई होप आप लोगों ने अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों के आंसर देके जाएं और इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर हम बढ़ें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब दो परमाणुओं की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी तब वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। इससे ही रिलेटेड एक और जो टर्म है समस्थानिक से रिलेटेड, एक समभारिक जिसे कहा जाता है। दो परमाणु को कब समभारिक कहा जाएगा, तो अगर क्वेश्चन होता कि दो परमाणुओं को कब समभारिक कहा जाएगा तो उसका जो आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी कि उनकी परमाणु संख्या क्या होगी, भिन्न होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। द्रव्यमान संख्या जब किसी की समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो तो उसे क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमसे समस्थानिक पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है कि दो परमाणुओं की जब उनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो अब आप लोगों ने बताना है कि हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा रेडियम, तीसरा ड्यूटेरियम, चौथा ट्राइटियम। आपके पास ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, बी ऑप्शन दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन एक दो और चार, और तीसरा जो डी ऑप्शन है वो है आपके पास एक तीन और चार। ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यानी कि ए बी सी डी में से अपना ऑप्शन आप लोगों ने चूज करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से हैं, आपको बताने हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। समस्थानिक आपके सामने दिए गए हैं, ए बी सी डी में से आपको ऑप्शन आपने चूज करना है। अगर हम इसके सही आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक तीन और चार जो है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं जिनके नाम क्या क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। रेडियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तीन समस्थानिक होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने समस्थानिकों में पाया जाता है, क्लोरीन जो है वो कितने समस्थानिकों में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन है दो समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि समस्थानिक का यूज कहां कहां होता है। पहला स्टेटमेंट, यूरेनियम का समस्थानिक का यूज होता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट, कोबाल्ट का समस्थानिक का जो यूज होता है वो कैंसर के उपचार में होता है। तीसरा स्टेटमेंट, आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका जो यूज होता है वो घेंगा रोग के उपचार में होता है। ए बी सी और डी, इसमें से अपना ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो समस्थानिक है उनका यूज कहां होता है।
कि किसी भी परमाणु के जो समस्थानिक होंगे उसका यूज कहाँ होता है। आपके पास 3 युग्म है, यूरेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन। इनके समस्थानिक का यूज इन जगहों पर अगर होता है तो आप लोगों को अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन चूज करने हैं और अपने ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, ए बी सी और डी। क्या लगता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी और डी? अगर हम इसके आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों युग्म सही है समस्थानिकों के यूज के रूप में। तो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो जो यूरेनियम का समस्थानिक होता है उसका जो यूज होता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा, कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है वो कैंसर के उपचार में होता है। और जो आयोडीन का समस्थानिक होता है इसका यूज घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। तो यानी कि तीनों के तीन जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट हैं। और ये थे दोस्तों आज के जो हमने सवाल थे जनरल साइंस एनसीईआरटी से जो रिलेटेड थे। हमने आज क्लास 9th की एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 चैप्टर आज के इस सेशन में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के चैप्टर्स हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। और अगला पार्ट कब आएगा, जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में, सब जगह आप लोग इस वीडियो को जब तक आप शेयर करेंगे तभी आपको इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। आपको आज के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल कैसा लगा, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आपका जो स्कोर रहा ओवरऑल इस सेशन में वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, हर चीज के डीप नॉलेज की आपको जरूरत है और आपको एग्जाम क्लियर करना है एनी हाउ, तो आप लोग हमारा जो उत्तर पाठशाला का पेड कोर्स है, ऑनलाइन पेड कोर्स, इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपए पर मंथ की फीस रखी गई है। मंथली फीस बेस्ड कोर्स है दोस्तों, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। और वैसे फीस 800 है, लेकिन फर्स्ट 50 के लिए 600 फीस है। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर 7900344188 पर रजिस्ट्रेशन करा के डेमो क्लासेज आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन पेड कोर्स बाय उत्तर पाठशाला अगर आप लोग अवेल कराना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और दोस्तों आपको इससे रिलेटेड, इस पेड कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको ज्यादा चाहिए होगी तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कर सकते हैं। और दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा, जैसा भी आप लोगों को लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्या हम इस पे नया कर सकते हैं इस सेशन के अंदर, वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।